अब देखो लास्ट क्लास में हमने पूरी तरह समझा कि एक फंक्शन अगर बजेक्टिव है तो उसकी चेकिंग कैसे करनी है। तो अब आज वाली क्लास में वहीं से काम शुरू करते हैं। पहले अभी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप सॉल्व करो तो हम लोग का राइट मोमेंटम बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि बहुत ईजी है। पर चलो शुरू करते हैं पहले इस क्वेश्चन के साथ। अब देखो हमें कहा क्या गया कि शो करो कि जो ये गिवन फंक्शन है वो ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो हमने क्या शो करना है कि ये मेनी वन है और इन टू है। तो अब कैसे शो करें? हमें डिफाइन किया है कि f(x1) है, सिग्नम फंक्शन है, वैसे बहुत ईजी है। f(x1) है जब x 0 से बड़ा है। तो f ऑफ x1 अगर मान लो x1 x2 अगर दोनों 0 से बड़े हो तो f ऑफ x1 भी कितना होगा 1, f ऑफ x2 भी कितना होगा 1। सिंपल सा लॉजिक। तो हमें क्लैरिटी है कि x1 x2 अगर दोनों अगर पॉजिटिव हो तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते इन आर स्कूल एग्जाम्स। इसको सिंपल सा लिखते कि x1 x2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो f ऑफ x1 भी 1 है, f ऑफ x2 भी 1 है। मतलब फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x1, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ y। तो ये कैसा बन गया मेनी वन। वैसे हमें यही बात इसके ग्राफ से भी आती है। हमें दिख रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वैल्यूज ऑफ x आर गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ y। ऐसा ही यहाँ पे भी। तो इसलिए है तो ये मेनी वन, उसको लिख के अगर रिप्रेजेंट करना होता तो ऐसे करते। अब बारी है इसकी रेंज की। तो हमें विजिबल है कि इसकी रेंज क्या है, या 1 है या 0 है या -1 है। और इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन क्या है, पूरे रियल नंबर। रेंज केवल 3 नंबर्स हैं इसमें, तो इसलिए रेंज अब की बार कम है, कोडोमेन ज़्यादा है। फंक्शन कैसा बना, इनटू। अब नेक्स्ट करो। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें कहा कि शो करो कि x³ इज अ बाइजेक्शन। तो हमें क्लैरिटी है कि दो हिस्से हैं। एक है कि ये 1 1 शो करें इंजेक्टिव, दूसरा ये कि ये सर्जेक्टिव है। तो अब अगर हम लोग इसमें 1 1 वाला पार्ट अगर शो करें तो सेम कहानी। हमने दो नंबर्स सपोज करें x1 x2 जिसके लिए कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल हो, जैसे लास्ट क्लास में लिख रहे थे। तो हमने बिल्कुल ऐसे अपनी कॉपी में पहले ये लिखना है, लेट देयर बी टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, x1 x2 सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसको लिखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना। और अभी से हैबिट डालो, बोर्ड के लिए हमने इसको लिख के दिखाना है, एक्सक्यूज नहीं बनानी। f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर करा, ये आ गया x1 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, उसको फैक्टराइज कर लिया। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये बराबर आ गया 0 के। तो अब एक केस तो ये आना ही होता है, हमें नोन है। तो आइदर x1 इज इक्वल टू x2, ये तो बन गई बात। दूसरा आ गया x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये 0 है। तो अब यहाँ पे लाके हमने ये सोचना था कि क्या ऐसे कोई दो अलग अलग x1 x2 हो सकते हैं जिसके लिए कि ये वाली कंडीशन बन सके। हमने ये सोचना था। तो अब क्या करें, यहाँ फंसते बच्चे। तो अगर इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो यहाँ हुए होंगे। तो नाउ दिस वाज द टास्क। वैसे x1 क्यूब बराबर है x2 क्यूब के, तो डायरेक्टली वैसे x1 इक्वल टू x2 ही आता, पर ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये केस बनता है एक्चुअली कंप्लीट। इसमें अब कहानी क्या आती है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूँ x2 स्क्वायर से, तो क्या विजिबल है कि ये x1 बाई x2 में क्वाड्रेटिक बन गई। और याद रखना, ये समझ भी याद रखना कि हमने ऐसा करा इंटेलिजेंटली। इसको सिंपली हमने डिवाइड कर दिया x2 स्क्वायर से। अब क्या विजिबल है कि ये क्वाड्रेटिक बन गई x1 बाई x2 में। इसका नाम अगर मैं टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अगर रख लूँ इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गई है क्वाड्रेटिक। इसका नाम टी पढ़ लिया। तो अब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से कोई t की रियल वैल्यू नहीं बन सकती। मतलब ऐसा x1 अपॉन x2 पॉसिबल नहीं है। मतलब x1 और x2 का ऐसा कोई पेयर पॉसिबल नहीं है जिसके लिए कि ये टर्म कभी 0 हो सके। अब इसको डील कैसे करा, ये है इंटेलिजेंट स्टेप। तो अगर ये मिस कर गए हो, अपनी कॉपी में अपने हाथ से भी बना के देखो कि इसको बोल सको ऐसे। तो ये इन दिस सिचुएशन, सो वी आर गेटिंग ओनली वन केस, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये 1 1 तो आ गया। अब बारी आई, मतलब इंजेक्टिव तो आ गया। अब आया इसका अगला हिस्सा, दैट इज टू प्रूव इट इज सर्जेक्टिव। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स क्यूब की रेंज निकालते हैं। एक्स क्यूब हमें समझ में आता है, एक्स को माइनस इन्फिनिटी डालो तो ये माइनस इन्फिनिटी है, एक्स को इन्फिनिटी डालो तो ये इन्फिनिटी है।
तो इस फंक्शन की रेंज क्या बन रही है? डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन इसकी रेंज आ रही है ऑल रियल। इस फंक्शन की रेंज क्या बन रही है? ऑल रियल नंबर्स। इसका कोडोमेन कितना है? ऑल रियल। तो रेंज क्योंकि कोडोमेन के बराबर आ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 था पहले से, अलग से ये ऑन टू आ गया। तो हमने एग्जैक्टली ऐसे बोलना था, और बहुत काम की बात है, बिल्कुल ऐसे वर्ड बाय वर्ड ऐसे चाहिए। और ये जो सेंस बनाया ये बहुत काम का है। इसको मिस कर गए तो अभी वरिड होने की ज़रूरत नहीं। कब होगे? अगर इसको अपने हाथ से नहीं करके देखोगे, अपने हाथ से लिखो तो ये समझ बनती है। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम सेंस था इस क्वेश्चन का भी, और हमने करा था इस तरह का लास्ट क्लास में। देखो इसमें जो cos x है, इसकी हमें रेंज तो पता है कि cos x लाई करता है -1 से 1 तक। तो इसकी रेंज कितनी बनी? -1 से 1। इसकी रेंज है -1 से 1। इसका कोडोमेन कितना है? ऑल रियल। तो ये फंक्शन डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि इनटू फंक्शन बना, सर्जेक्टिव नहीं बना। ये इसमें एक हिस्सा तो इसका कंप्लीटेड है। नेक्स्ट आया इसमें 1 1 वाला। उसके लिए क्या करते हैं? लेट टू वैल्यूज ऑफ x बी देयर, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करो। तो यहां से अब रिकॉल करो कि हमने कभी 11th में करा होता है कि ये डायरेक्टली ये सिंपली इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं बन जाता था। सिंपली बिल्कुल ध्यान में लेके और 2n पाई प्लस माइनस x2। तो हमें क्लैरिटी है कि अब की बार ऐसे x1 x2 बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसके लिए कि ये बात ट्रू हो सके। तो हमें ये पूरी तरह जैसे हमने ये लिख दिया तो हमें क्लैरिटी है कि देयर आर x1 x2 विच आर कनेक्टेड थ्रू दिस रिलेशन एंड दे आर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब की बार जो x1 x2 थे वो दोनों आ रहे थे इस ऑल रियल के सेट में से। तो ऐसे हो सकते थे, कितने मर्जी एग्जाम्पल देख लो। क्लियर है कि π/3 पे जो कॉस का आंसर आता है वही 2π + π/3 पे भी आता है। तो वो मेनी वन फंक्शन ही है। तो हमने बस इसको रिप्रेजेंट राइट करना था। तो दिस इज अ मेनी वन फंक्शन एंड पहले हमने प्रूव कर दिया कि वो इनटू है। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी तरह सही डील कर ली। तो बहुत ईजी था, लेकिन हमें बोलना आना चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, सेम तरह का क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए। अब देखो इस केस में x³ + x गिवन था। तो अगर हम इसकी रेंज निकालें पहले, तो हमें क्लैरिटी है कि x को अगर -∞ डालो, देखो x³ जो है वो अपने आप में x के -∞ होने पे -∞ होता है, इन्फिनिटी होने पे इन्फिनिटी होता है। x भी x के -∞ होने पे -∞ होता है, इन्फिनिटी होने पे x भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो जो ये कंप्लीट टर्म है, हमें ये देख के थ्रू ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो -∞ से इन्फिनिटी वैरी कर रही है। और क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन क्योंकि सेम है, तो हम ये साफ साफ बोल पाए कि फंक्शन ऑन टू तो है। अब इस बात को हमने लिख के दिखाना है, एग्जैक्टली बिल्कुल इस बात को हमने लिख के दिखाना है कि सिंस रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ f(x) इज -∞ से इन्फिनिटी, डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन में केवल हमने ये लिख के दिखाना है। एंड कोडोमेन इज ऑल्सो ऑल रियल, हेंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बिल्कुल स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में इसको लिख देना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया। अब बारी आई इसमें इसके, अब नेक्स्ट पार्ट की बारी है विच इज 1 1 चेकिंग की। तो वो सिंपली हमने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वेट करा, हमें मिल गया x1³ + x1 बराबर आ गया x2³ + x2 के। सेम तरह का क्वेश्चन बिल्कुल अभी हमने ऐसे ही करा था। एक इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, इन दोनों को मिला के आपस में फैक्टराइज भी कर लिया। वो आ जाएगा x1 - x2, x1² + x2² + x1 x2 प्लस अलग से ये भी x1 - x2, ये बराबर आ गया 0 के। ये बनी एक्सप्रेशन। तो एक तो x1 - x2 पूरे सिस्टम में से आ गया बाहर कॉमन, बिल्कुल पहले की तरह, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर आ गया हमारे पास x1² + x2² + x1 x2 + 1 = 0। ये बनी सिचुएशन। अब जो पिछला क्वेश्चन, अब ये वाला केस तो आ गया अलग से। तो वन केस इज x1 = x2, सेकेंड केस आ गया ये, अब इस क्वेश्चन में सारा जो दिमाग लगा वो ये सोचो, जैसे बच्चे ब्लॉक होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इस क्वेश्चन में ये सोचो कि हम अब
रेंज और कोडोमेन, या हम लोग 1-1 की डेफिनेशन पे नहीं फंसे। हम जहाँ पे आके इस क्वेश्चन में आके ब्लॉक हुए हैं ना, अगर थोड़ा सा सोचो तो वो क्वेश्चन कहीं से भी फंक्शंस या 1-1 मेनी वन से रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली बिल्कुल एक इक्वेशंस वाला सवाल है। क्वेश्चन बिल्कुल ही एक इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है। इस पे अब हमने दिमाग लगाना है कि क्या ये वाली चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। तो इस केस में अब की बार जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने x2 स्क्वायर से डिवाइड कर लिया था, वो गेम यहाँ पे प्ले नहीं हो पा रही, हम लोग वैसे नहीं इस क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे। तो अब एक बात सोचो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और उसको देखना है ऐसे। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि ये x1 में क्वाड्रेटिक है, बहुत ध्यान से सुनना भी, ये लाइन भी, ये भी हमें समझ और देगी। तो अगर सोचो कि ये x1 में क्वाड्रेटिक है, अगर ये इक्वेशन x1 में क्वाड्रेटिक है तो ये बना x1 स्क्वायर प्लस x2 इंटू x1। तो जब ये x1 में क्वाड्रेटिक है तो x2 स्क्वायर तो अलग आ गया, वो तो कांस्टेंट है, फिर पूरा प्लस 1 भी कांस्टेंट है। तो क्या हम इस इक्वेशन को पढ़ सकते हैं कि ये एक तरीके से x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो फॉर रियल x1 इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो इसका b कितना है? देखो ये x1 में क्वाड्रेटिक है तो ये क्या है इसका b, a कितना है 1, c कितना है ये पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना बना? x2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4a इंटू x2 स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका d कितना आया? इसका d निकालते हैं पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बाद में चेक कर लेंगे। इसका d निकाला हमने, ये है इसका d विच इज इक्वल टू सिंपली माइनस, जो कि हमें क्लियरली दिख गया कि दिस इज -3x2 स्क्वायर माइनस 4 विच इज गारंटेड नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव, तो दिस टर्म इज कंप्लीटली नेगेटिव। मतलब इस इक्वेशन से कोई रियल x1 आ ही नहीं सकता, यही करना था हमने। तो हेंस देर आर नो x1 x2 पॉसिबल फ्रॉम दिस इक्वेशन, हेंस द ओनली कंडीशन विच वी आर गेटिंग इज दिस, देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक्चुअली 1-1 मेनी वन नहीं सीखा, ये डील करा, ये मेन टास्क था। बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि उनको लगता है कि मेरा 1-1 ब्लॉक हो गया, गलत सोचते हैं। बिल्कुल बच्चों के जोन में ना जाना, इन क्वेश्चंस पे ऐसे सोचना कि मैं 1-1 वाली बात में नहीं फंसा। क्यों? 1-1 वाली बात तो ये थी, हमें ये बोलना आना चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम एक्चुअली 1-1 में ब्लॉक नहीं हुए, हम ब्लॉक कहाँ पे हुए? इक्वेशन में। तो उसको डील कर पाने की जो समझ है, यही सारी गेम है और बहुत ईजी है। पर हमें पहले पता होना चाहिए ना कि हम ब्लॉक कहाँ पे होते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग का है, बहुत ईजी है, अपने आप टाइम स्पेंड करो। आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगाओ, पर अपने आप करो। अब ये करो अटेम्प्ट। देखो होता पता है क्या है कि हम कहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। हमें थ्योरी नहीं फंसाती, और थ्योरी का पता होना दिस इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बच्चों को पता नहीं चलता। हमें एक्चुअली क्या सीखना होता है कि जब भी कभी कोई नई प्रॉब्लम आए तो उसको बोलने के लिए हमें जो सिखाया गया है उसको अप्लाई कैसे करें। तो जो क्वेश्चंस आप साथ साथ कर रहे हो उसके थ्रू इस स्किल को अप्लाई करो, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट टास्क है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो एग्जैक्टली अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम अपने आप ही जीनियस वाले मोड पे आ गए। अब हमें किसी ने कहा क्या कि शो दैट दिस फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर इज मेनी वन एंड ऑन टू, ये हमने शो करना है। तो मेनी वन और 1-1 करने के लिए हम क्या करते थे? दो वैल्यूज़ लेते थे। मान लो मैंने यहाँ पे n1 n2 ले ली, x1 x2 भी ले लो, एक ही बात है। पर अब x1 x2 लेने में ट्रबल क्या है कि यहाँ पे x1 अगर ऑड है तो अलग वैल्यू है, x1 अगर इवन है तो अलग वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्लिक करना चाहिए था कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि x1 x2 कैसे भी हो सकते हैं। तो मैंने पहला केस बनाया कि मान लो x1 x2 अगर दोनों ऑड होते, x1 x2 अगर दोनों ऑड होते। अब f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल करा तो हमें क्या मिल गया? x1 प्लस 1/2 बराबर है x2 प्लस 1/2 के। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, वहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर x1 x2 अगर दोनों ऑड हैं तो उस केस में x1 इज इक्वल टू x2 ही आ रहा है, मतलब कुछ और नहीं हो पा रहा। तो x1 x2 अगर दोनों ऑड हैं तो वो अलग अलग नहीं हो सकते f ऑफ x1 के f ऑफ x2 के इक्वल होने के लिए। चलो
अब हमने सेकंड केस बनाया कि मान लो x1 x2 अगर दोनों इवन होते तो दोनों की वैल्यू यहाँ से निकलती, तो x1/2 बराबर हो जाता है x2/2 के। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आई, अभी तक फंक्शन 1 1 चल रहा है, मतलब अगर x1 x2 दोनों ऑड हैं तब वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, सेम ही होंगे। x1 x2 अगर दोनों इवन हैं तो भी दो अलग अलग नहीं आ पा रहे, सेम ही होंगे। अब हमने केस बनाया कि मान लो इनमें से एक ऑड हो और दूसरा मान लो इवन हो। थर्ड केस बनाया, तो अगर x1 ऑड है तो f ऑफ x1 कितना बना, सिंपली x1 + 1/2, और x2 को इवन लिया है तो f ऑफ x2 हो गया x2/2। तो वहाँ से हम लोग को मिल गया कि x1 + 1 बराबर हो जाए x2 के। x1 ऑड है, x2 इवन है, तो ऑड + 1 करो तो इवन आ सकता है, मतलब ऐसे x1 x2 पॉसिबल है। यही देखना होता है हमने कि बिसाइड्स x1 = x2 कोई और वैल्यू आ पा रही है। तो x1 अगर ऑड है, x2 इवन है, तो दोनों x1 = x2 वाला केस तो आना ही नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग कनेक्शन बन पा रहा है। मतलब ऐसे x1 x2 हो सकते हैं अलग अलग, जिसके लिए कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आ जाए, और यही तो कंडीशन थी हमारी रिक्वायर्ड की इसके मिनी वन होने के लिए। तो इस केस में हेंस द फंक्शन इज़ अ मिनी वन फंक्शन। हमने ये बात बोलनी थी बस अपने आप। ये था इसका पहला हिस्सा। इसमें देखो इंटेलिजेंटली हमें 3 केसेस बनाने पड़ गए, केस 1, केस 2 और ये केस 3। ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इसमें हम लोगों ने दिखाना है कि ये ऑन टू है कि इनटू है। वैसे तो प्रूव ही करना है कि ऑन टू है। तो अब इस फंक्शन की रेंज सोचो, इसका कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स। रेंज सोचो, ये अब जब n अगर इवन है, n अगर इवन है तो n को मान लो मैं n को 2 4 6 8 ऐसे सोचना शुरू कर दूं, तो हमें दिखता है कि n को 2 4 6 8 एंड सो ऑन डाले जाने पे सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ इसी से ही आ जा रही हैं, ऊपर वाले से भी आ जा रही हैं, सारी वैल्यूज़ ऊपर से भी आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो फंक्शन बना वो, इसकी जो रेंज बनी वो भी ऑल नेचुरल नंबर्स ही आ गई। और कोडोमेन कितना है, ऑल नेचुरल नंबर्स। रेंज हमने बस यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखा देना था, लिखा होना चाहिए बस हमारे बोर्ड में या स्कूल की कॉपी में कि रेंज हमने दिखा दिया कि कोडोमेन के बराबर है। तो हेंस द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। मतलब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखा देना, लिखने की हैबिट होनी चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, फॉर द स्कूल एग्जाम, कि हम लोग बस लिख दें, क्योंकि हमें बहुत ईजी क्वेश्चन देके उन्होंने मार्क्स देने हैं, तो हमें एटलीस्ट लिखना तो आना चाहिए एग्जैक्टली राइट तरीके से। अब नेक्स्ट करो, प्रैक्टिस के लिए था और अब हमने बिल्कुल सेम तरह का करा हुआ था। पहला काम क्या था, इसमें 1 1 चेक करना। तो सिंपली 1 1 चेक करने के लिए f ऑफ x1 को हमने f ऑफ x2 के साथ इक्वेट करा, जैसे पहले हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन राइट तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए था, इसीलिए दिया था, और अब सिंपल था एक्चुअली। x2³ को इधर ले गए, x2 को भी इधर ले आए और बिल्कुल पहले की तरह फैक्टराइज करा, तो ये बन जाता x1 - x2 साथ में x1² + x2² + x1 x2, और ये -1 आ जाता है आपकी बार इक्वल टू 0। ये बन जाती है एक्सप्रेशन। सिंपली x1 - x2 यहाँ से भी कॉमन, ये बन जाती है एक्सप्रेशन। तो एक केस तो आ गया x1 = x2, वो हम जानते थे कि आना ही है। सेकंड केस ये बन जाता, अब यहाँ ये क्वेश्चन क्यों दिया था, ताकि कि जो हमने अभी आज पॉइंट करा वो अब हमसे अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा हम देखें। अब यहाँ से हमने देखना क्या था कि क्या ऐसे कोई दो अलग अलग x1 x2 एग्जिस्ट कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो पाए। तो अब ये देखें कैसे, यही सारी कहानी थी, यही सारी गेम थी एक्चुअली। तो हाउ टू प्ले दिस गेम, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज नोन टू अस कि just व्यू दिस एक्सप्रेशन as a quadratic expression in x1. We can actually view this expression in a similar manner as a quadratic expression in x2 also. That is also perfectly okay. पर चलो मान लो इसको x1 में मैंने quadratic लेके देखा, मतलब इक्वली गुड है। तो ये आ गया x2 × x1 प्लस x2² - 1 = 0। ये बन गई एक्सप्रेशन। अब क्या करें, अब हमने ये टर्म बना ली, अब इसमें ये क्वाड्रेटिक बनी, इसका हमने d निकाला। इसका d कितना आ गया b², b कितना है x2,
-4 टाइम्स ऑफ ए है 1 इंटू सी कितना है x2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, ये हमने बस ये निकाला, इक्वल टू तो क्या है, हमने वो निकालना ही है। यहाँ से हम लोग को मिल गया -3x2 स्क्वायर प्लस 4 मिला। तो अब ये जो बना डिस्क्रिमिनेंट जो इसका बना स्क्वाड्रेटिक का, बड़े काम की बात है, ये इक्वल टू 0। इसका जो d बना वो बना 4 - 3x2 स्क्वायर। तो अब ये सोचो कि क्या ये d, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, क्या ये d हमेशा नेगेटिव होगा? तो हमें क्लियर है नहीं, ये d तो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। 4 - 3x2 स्क्वायर कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव फॉर सम वैल्यू ऑफ x2। तो ये जो d बना, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव फॉर सम वैल्यूज एंड नेगेटिव फॉर सम वैल्यूज। मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, मतलब ऐसा x2 एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसको लिए जाने पे जो x1 है उसका आंसर आ जाए इस इक्वेशन से। मतलब x1 x2 का कनेक्शन इस क्वेश्चन में पॉसिबल था, पिछले क्वेश्चन में नहीं पॉसिबल था, इस क्वेश्चन में पॉसिबल था। तो इसका जो d है, इट कैन बी, d कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैन बी greater than or equal to 0. Hence, x1 is possible corresponding to x2. बिल्कुल हमने इस बात को सही तरीके से बोलना था। Therefore, function is many one। मतलब किसी एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 पॉसिबल है, मतलब दो ऐसे अलग अलग x1 x2 पॉसिबल हैं जिनके लिए कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम आ जाए। यही तो हमारा एक्चुअली मेन स्टोरी बिल्डिंग थी। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के ही कॉरस्पॉन्डिंग था, पर अब की बार जो फाइनल सॉल्यूशन की डायरेक्शन थी वो अलग थी। तो अगर इसमें भी ब्लॉक हो गए तो अभी भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं, पर अपने हाथ से निकालो। तो हमारे माइंड में ना एक्चुअली इंप्रेशन कब बनता है, जब हमने खुद लिखा होता है। तो उस प्रोसेस से अपने आप को मत रखो, मतलब वी आर ऑलरेडी सेविंग अपॉन द टाइम। तो हमें आना भी चाहिए टॉपिक, वो आएगा कि जब अपने हाथ से लिख के इसको बोलोगे तो हमारे माइंड में बिल्कुल राइट तरह की स्टोरी बिल्डिंग शुरू हो जाती है बननी। तो ये जो काम करा ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बुक्स में अगर लंबे तरीके से कराओ, कहीं और क्वेश्चन देखो तो उनकी प्रॉब्लम, हम वैसे नहीं करेंगे, हमें ऐसे बोलना आना चाहिए। तो दिस इज़ अ मैनी वन फंक्शन। और पहले ही हम देख चुके हैं कि ये डायरेक्टली ये ऑन टू तो था, मतलब ऑन टू था, तो ये कैसा बना, ये बना मैनी वन, लेकिन मैनी वन बना और ऑन टू बना। दिस इज अ मैनी वन फंक्शन बट ऑन टू। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको एग्जैक्टली ऐसे सोचना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। देखो, जब एक बार टॉपिक की हमें नॉलेज हो जाए तो फिर पता है नए क्वेश्चन में ये सीखो। एक्चुअली नए क्वेश्चन में नई लैंग्वेज को देख के हमने पैनिक नहीं होना होता। वो हमसे कुछ भी बोलें, हमें क्वेश्चन को पढ़ पाने की, उसको समझ पाने की कैपेसिटी डेवलप करनी है। अब देखो, पीयर प्रेशर में नहीं हो, खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज को देख के अपने आप को टाइम दो कि मुझसे क्या पूछा गया। हमसे कहा क्या गया कि फाइंड ऑल 1-to-1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। तो ये फंक्शन के अब हमें पता है कि अंदर अंदर फंक्शन बना कहाँ से, रिलेशन का, ये रिलेशन से निकल के बना, रिलेशन का ऑफशूट है। तो ये क्या है, 1 और 2 फ्रॉम ए टू ए, ये भी क्या 1 और 2। तो जो फंक्शंस बनेंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो 1-1 का कनेक्शन हो और 2 का 2 से, क्योंकि हमने फंक्शन कैसा बनाना है 1-1। एक फंक्शन तो ये पॉसिबल है, और एक फंक्शन और क्या पॉसिबल है, 1 को 2 से कनेक्ट कर दो, 1 को 2 से कनेक्ट कर दो और 2 को 1 से कनेक्ट कर दो। तो जो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस पॉसिबल इन दिस सिचुएशन बन सके, हमें देखिए कि वो केवल 2 हैं। और ये इंटेलिजेंट बात है, क्यों, क्योंकि इससे इंटेलिजेंट क्वेश्चन अभी हम आगे और करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को सोचो, वैसे जस्ट टू एक्सप्लेन यू, जस्ट टू एक्चुअली शो यू, और ये बड़ी काम की बात है, इसको ध्यान में रखना। मान लो हमें जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं, मान लो एक सेट है 1 2 3 4, ये सेट मान लो है ए। जो आप सुन रहे हो उसको ध्यान में रखना, आगे इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग। एक सेट है मान लो 1 2 3 4। कोई हमें बोले कि एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए। किसी ने हमें बोला क्या कि एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए। तो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता
कि ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। तो इसका मान लो ए पार्ट होता हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, कि इनको कनेक्ट करते हुए एक्चुअली फंक्शंस कितने बन सकते हैं। कोई 1 1 नहीं बोला, किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बोला। तो अब एक बात सोचो, ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। फंक्शन कैसे बनता है कि जो ये 1 है ये यहाँ पे किसी भी एक से कनेक्ट हो जाए। किससे कनेक्ट करना है, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर 1 को हमने 1 मैनी नहीं होता ना फंक्शन, 1 हम लोग 1 बना सकते हैं या मैनी 1 बना सकते हैं। तो जो ये वाला 1 है ये यहाँ के किसी भी एक से कनेक्ट हो जाए। तो इस 1 को यहाँ पे किसी भी एक से कनेक्ट करने के नंबर ऑफ केसेस कितने तरीके पॉसिबल हैं, हमें विजिबल है कि 4। तो इस 1 को इधर कनेक्ट करने के 4 तरीके पॉसिबल हैं। अब इस 2 को इधर कनेक्ट करने के कितने वेज पॉसिबल हैं, किसी से भी कनेक्ट कर दो, जिससे 1 कनेक्टेड है उससे भी कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनी 1 हो जाएगा। पर कितने तरीके पॉसिबल हैं, 4। तो इसलिए इंटू 4, क्योंकि हमने ये काम भी करना है एंड हमने ये काम भी करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ऐसे इस 3 के भी 4 और इस 4 के भी 4। तो कितने वेज बने, 4 की पावर 4। इतने फंक्शंस पॉसिबल हैं, हमें ये सोचना था, इतने फंक्शंस पॉसिबल हैं। अगर इसी में अगर किसी ने हमसे पूछा होता कि हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस आर पॉसिबल, 1 1 फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस आर पॉसिबल। तो अब हम सोचते हैं कि 1 1 फंक्शन कैसे बनता है। इस 1 को यहाँ पे किसी भी एक से कनेक्ट करो, इस 2 को भी किसी भी एक से कनेक्ट करो, पर उससे नहीं करोगे जिससे 1 को कनेक्ट करा। देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो आर वी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज कि अगर ये फंक्शन अगर 1 1 होगा तो साथ साथ ही ये ऑन टू भी होगा। देखो बड़े काम की लाइन सुन रहे हो अभी, अगर ये फंक्शन अगर 1 1 होगा तो साथ साथ ही ये ऑन टू भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में। जब यहाँ के एलिमेंट्स यहाँ के अलग अलग से कनेक्ट करेंगे, यहाँ के 4 1 1 होने के लिए यहाँ के 4 से कनेक्ट तो करेंगे ही, तो इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे और कोडोमेन में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए जो ये फंक्शन बनेगा अगर 1 1 बना तो ऑन टू बनेगा। इसको भी लिख के एक्सप्रेस करना, ये भी क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। पर चलो ये वाला देखते हैं। 1 1 होने का तरीका कितना था, इस 1 को कहीं भी सोचो, 4 लोग हैं, 4 चेयर्स हैं, तो हमने इस वाले बंदे को हमने कहीं भी बिठा देना है। ऐसे इसको कहीं और, इसको कहीं और, इसको कहीं और। तो क्लियरली द वे ऑफ द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज दीज 4 persons ऑन टू 4 chairs इज एक्चुअली सिंपली 4 फैक्टोरियल। तो अगर यहाँ पे कोई हमसे पूछता कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, तो हमारा आंसर ये होता। देखो सोचो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का जो बेस उन्होंने बनाया है ना, या जो क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ उसका जो बेस बनाया, वो बेस क्या है, फंक्शंस। पर क्या ये क्वेश्चन जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं से भी ये क्वेश्चन एक्चुअली फंक्शंस का है? जड़ में इस टॉपिक के फंक्शंस है पर फंक्शंस का नहीं है। ये क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। 100% परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जिसकी जो अंडरलाइंग स्टोरी है वो निकली कहाँ से, फंक्शन से। तो इसलिए काम का है। इसी में कोई पूछे हमसे मेनी 1 फंक्शंस कितने होते, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से 1 1 वाले माइनस कर देते। तो 4 की पावर 4 डायरेक्टली 2 की पावर 8 बन गया, विच इज 256। 256 माइनस 24 वो होते नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस। ऐसे ही वो ऑन टू फंक्शंस भी पूछ सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं, सब अभी आगे आएंगे। पर ये सेंस नोटिस करो, इसीलिए मैंने पहले से इस टेंस के लिए रेडी करा। ये बहुत काम की बात है, अपने हाथ से फिर से निकाल के देखना। इसी को भी हम जनरलाइज तरीके से भी करेंगे डिस्कस। अब नेक्स्ट करो। देखो ट्रिक कोई नहीं, पर हमें बोलना आना चाहिए ना नया क्वेश्चन। हमें एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन देने उसमें कुछ नया नहीं होना। पर गड़बड़ क्या होती है कि हम लोग का माइंड एक्चुअली इस नए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो पता है, अब जब साथ में काम करके थ्योरी मत सीखो, थ्योरी कुछ नहीं होती। थ्योरी तो पता है, सबको पता है 1 1 क्या होता है, मेनी 1 क्या होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो वो सीखो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कैसे बोलना होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं जाना होता कि शुरू कैसे करें। जैसे अब जो मर्जी लैंग्वेज हो, मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या, तो पूछा क्या कि ये प्रूव करो कि ये बाइजेक्शन है। तो अब मेरे मन में थॉट आता कि क्या होता है बाइजेक्शन। एक तो उसको 1 1 शो करना है, एक इसको ऑन टू शो करना है। तो 2 हिस्से हैं इसके। तो 1 1 के लिए हम लोग को क्या सिखाया गया कि 2 अलग अलग वैल्यूज़ ले लो,
n1 n2 या x1 x2 और दिखा दो कि वो अलग अलग नहीं होंगी, सेम होंगी। f ऑफ x1 के f ऑफ x2 होने पे x1 इक्वल टू x2 आएगा। करते हैं वो, पर यहाँ पे n यहाँ पे -1 की पावर n है। ऑड होने पे ये अगर n ऑड होता तो इसका आंसर -1 बनता, अगर n इवन होता तो इसका आंसर 1 बनता, -1 की पावर n का। तो इसलिए मुझे यहाँ पे छोटे से केसेस बनाने पड़े। पहला केस मैंने बनाया कि n1 n2 मान लो दोनों ऑड होते, तो अब f ऑफ n1 को जब f ऑफ n2 के साथ इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, n1 -1 की पावर ऑड, वो n1 माइनस प्लस हो जाएगा, n1 + 1 बराबर आ जाता है n2 + 1 के, तो n1 इक्वल टू n2 आ गया। तो अगर दोनों ऑड हैं तो अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही दोनों को इवन ले लो, तब हम लोग जब करेंगे तो यहाँ से n1 -1, देखो -1 की पावर इवन, वो सिंपली बन जाता 1, n1 -1 बराबर आ गया n2 -1 के, वहाँ से भी n1 इक्वल टू n2 आ गया। तो अब की बार भी अलग अलग नहीं आ पा रहे, तो इसलिए ये वाली सिचुएशन में भी 1 1 ही रहा, इस सिचुएशन में भी 1 1 ही रहा। थर्ड हमने बनाई कि मान लो n1 ऑड है और n2 इवन है, तो हमें मिल गया n1 + 1 इज इक्वल टू n2 - 1, वहाँ से मिल गया n2 - n1 इज इक्वल टू 2। तो अब हमें लगता है कि देखो ये तो बन गया, पर ये सोचो कि अगर n1 ऑड है और n2 अगर इवन है, तो ऑड और इवन का जो डिफरेंस है, जो ऑड और इवन का डिफरेंस है, हमें समझ में आता है इट कैन नॉट बी, यहाँ ऐसे बोल दो कि n2 इज इक्वल टू n1 + 2। n1 कैसा था, ऑड, ऑड में 2 ऐड करोगे तो कैसा आएगा, ऑड, लेकिन n2 तो इवन है, तो दिस इज अ डिस्क्रिपेंसी, तो दिस इज डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमें दिखा कि ये वाला केस तो कॉम्प्लिकेट कर गया, तो इसलिए n1 n2 सच n1 n2 आर नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता कि अगर n1 ऑड हो और n2 इवन हो, उस केस में f ऑफ n1 f ऑफ n2 का ही इक्वल नहीं हो सकता, तो ये केस वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तो हमें दिखा कि जब भी कभी f ऑफ n1 f ऑफ n2 के बराबर है, तो इन एवरी सिचुएशन n1 इक्वल टू n2 ही आ रहा है, तो 1 1 तो हो गया। ऐसे बोलना था हमने। बिल्कुल सिमिलरली इसी में अब अगर हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये साथ साथ अब हम लोगों ने इसकी रेंज भी निकालनी है, ऑन टू के लिए अब इसकी रेंज निकाली, तो इसमें दो ही केसेस बन रहे हैं। या ये बन रहा है अगर n अगर ऑड है, तो ये फंक्शन एक्चुअली fn क्या बन गया, दिस इज n + 1 when n is odd and this is n - 1 when n is even। तो अगर n ऑड है, n अगर ऑड है, तो क्या हमें विजिबल है कि n का ऑड होना है, n क्या हो गया 1 1 3 5 एंड सो ऑन, तो n + 1 कैसा हो गया, इवन। तो दिस इज कवरिंग, इसका जो आंसर है दिस इज कवरिंग ऑल द इवन नंबर्स। n को 1 डालो, 3 डालो, 5 डालो, तो ये सारे इवन नंबर यहाँ से आ गए। ऐसे ही n को इवन डालना शुरू करो, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो n - 1 कैसा आ गया, सारे ऑड नंबर 1 3 5 7। तो हमें दिखा कि मिला के fn की जो रेंज आई, दिस इज ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें 1 भी आ रहा है, n को 2 डालो तो ये 1 आ गया, n को 4 डालो फिर 3 आ गया, सारे ऑड नंबर यहाँ से आ गए fn में, सारे इवन नंबर यहाँ से आ गए। तो इस फंक्शन की रेंज कैसी आ गई, ऑल नेचुरल नंबर्स, वही इक्वल टू कोडोमेन है, बस हमने अपनी कॉपी में ये लिखना है। तो हेंस दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन 100% कंप्लीट है। तो लेकिन इसको बिल्कुल ऐसे बोल पाना इज एक्चुअली द मेन स्किल, और बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, नेक्स्ट बहुत ईजी है, बस ध्यान से करना, बहुत सिंपल है। अब ये करो। अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन का भी रेलेवेंस कहाँ पे था कि डायरेक्टली हो सकता है कि स्कूल के एग्जाम में ना भी डालें, जबकि एनसीईआरटी का है, पर पूरी तरह हमारे माइंड को खोलता है ये क्वेश्चन भी। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ के लोग इसको एग्जीक्यूट करने में डरते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन काम का था। हमें क्या बोला गया कि एक फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल से, बिल्कुल हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, से यहाँ पे x बिलोंगिंग टू रियल -1 से 1, मतलब इसका कोडोमेन कितना है, -1 से 1। सीधी सादी बात ये है, फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल से -1 से 1, f(x) गिवन है x/1 + mod x। हमें कहा कि शो करो कि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, मतलब बाइजेक्शन शो करना है हमने। तो क्या करते हैं बाइजेक्शन शो करने के लिए, हम सिंपली पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 में भी अब गड़बड़ क्या थी कि हमें ये मॉडुलस x तंग कर रहा था, तो इसको क्या करते हैं, मॉडुलस x को कैसे हटाते हैं हम, केसेस बना के। तो हमें एक्चुअली केसेस बनाने चाहिए थे।
एक बार हमें अब 2x1 x2 एज्यूम करते हैं, तो हमें एक बार बोलना चाहिए था कि अपनी तरफ से मान लेते हैं कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं। एक केस बनाते हैं कि x1 x2 दोनों नेगेटिव हैं, एक केस बनाया कि इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अगर x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं तो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के साथ इक्वेट करके हमें ये मिलता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपली x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। अगर x1 x2 दोनों नेगेटिव हैं तो जो नीचे वाला मॉडुलस x है वो माइनस x बन जाता, x2 तो x2 ही रहेगा, x1 x1 ही रहेगा। यहाँ बच्चे बिल्कुल हमारी कॉपी में एग्जैक्टली ये लिखा होना चाहिए था। अब गलती मत करना, इसको माइनस x1 थोड़ी लिखोगे, x1 को एज इट इज़ लिखोगे, मॉडुलस x के बाहर पॉजिटिव नंबर आता है, इसलिए अगर x1 नेगेटिव है तो मॉडुलस हटा के हम उसको माइनस x1 लिख लेंगे ताकि कि ये पॉजिटिव बन जाए। ये बनी एक्सप्रेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी x1 इज इक्वल टू x2 दे गया। तो हमें दिख गया कि अगर x1 x2 दोनों पॉजिटिव हों तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हों। ऐसे ही दोनों नेगेटिव के लिए, अगर x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव है तो एक बात सोचो, ये पॉजिटिव 1 प्लस मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर x1 पॉजिटिव है तो f ऑफ x1 का आंसर कैसा आता, पॉजिटिव। अगर x2 नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नंबर 1 प्लस मॉडुलस x2 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नंबर बनता। तो इन दैट सिचुएशन f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो x1 x2 के बराबर तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें दिखा कि इन ऑल द पॉसिबल केसेस विच वी हैव डिस्कस्ड, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आ पा रहा है तो वो तभी आ पा रहा है जब x1 इज इक्वल टू x2 है। तो हेंस द गिवन फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। 1-1 वाली कहानी तो हमने ब्रेक कर ली, मतलब इंजेक्टिव है। और अब ये इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था कि ऐसे केसेस को बोल सको। देखो पता है, इसमें हम लोग फिर से ये बात सुन रहे हैं कि सीखना इज़ नॉट द थ्योरी पार्ट, दिस इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली द लर्निंग इज एक्चुअली द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट दिस स्टेप इन योर माइंड कि मैं ऐसे केसेस बनाऊँ। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। अरे अब क्लियर, कोडोमेन कितना गिवन है इसका, -1 से 1, मैं इसकी रेंज कैसे निकालूँ? तो रेंज निकालते समय मेरे माइंड में आता है कि मुझे मॉडुलस x तंग कर रहा है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करा कि केस बना लिया, पहले अपनी तरफ से मान लिया कि x पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन बन गया x/1 + x। अब डायरेक्टली इसकी रेंज निकल नहीं रही, y इन टर्म्स ऑफ x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हमने x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। और अब x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सोचा कि y को क्या ले लें जिससे कि ये x पॉसिबल हो। x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो y ये जो टर्म बनी इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बन गई इनइक्वालिटी y इंटू y माइनस 1, मैंने साइन भी चेंज कर दिया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। वहाँ से y आ गया 0 से 1, जिसमें 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस y है। ये बना जब x पॉजिटिव है तो इस फंक्शन की जो इसके जो आंसर बनेंगे वो 0 से 1 के बीच में आएंगे। सेकेंड केस हमने बनाया कि अगर x नेगेटिव होता तो क्या होता, तो इसकी रेंज क्या होती। x को नेगेटिव लिया तो शुरू वाला फंक्शन ये बन गया x/1 प्लस मॉड x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x निकाला, पर अब की बार वो x नेगेटिव है तो y/1 प्लस y आ गया नेगेटिव, वहाँ से y आ गया -1 से 0। तो पूरी रेंज क्या बनी, जब x को नेगेटिव या पॉजिटिव लोगे तो इस फंक्शन का आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, या -1 से 0 या 0 से 1, या मिला के बोल दो -1 से 1। तो ये बनी इस फंक्शन की रेंज। और इसका कोडोमेन कितना था, एग्जैक्टली सेम। कोडोमेन और रेंज क्योंकि इक्वल आ गए तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि ये फंक्शन ऑन टू है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर हमने इसको राइट तरीके से ब्रेक कर लिया फिर वी डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर, मतलब वी आर कंप्लीटली डन विद दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका अच्छे से अच्छा क्वेश्चन वो कुछ भी डाल दे हमें एग्जाम में, हम क्रैक कर लेंगे। पर सेंस एग्जैक्टली ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए। कहीं भी गलती करी है तो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इसको पॉज करके अपने हाथ से बनाओ तो हमारा सेंस बनना शुरू होगा किसी भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में 1-1 ऑन टू वाली बात सुनी, हम उसको ज़बरदस्त तरीके से हमने आज वाली क्लास में एग्जीक्यूट करा विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। और ये सब बातें बहुत काम की हैं। थ्योरी केवल पता होने से हमें कुछ नहीं फ़ायदा होता। जब क्वेश्चंस को अपने हाथ से निकालते हो ना तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम कैसे ब्लॉक हो सकते हैं। हमें थ्योरी नहीं सीखनी। बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लो हमने कहीं जाके कहीं भी सर्च करके केवल थ्योरी समझी। दिस इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। IIT में, स्कूल के एग्ज़ाम में, NCERT में सब में थ्योरी सेम है,
पर फ़र्क क्या होता है कि हम लोग कितनी डेप्थ में सोचना सीख पाएँ, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। तो वो कैसे आएगी? ऐसे क्वेश्चंस पे ब्लॉक हो गए, हर क्वेश्चन पे पूरी तरह जोर लगाओगे कि मेरे से खुद से हो, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो उस प्रोसेस से अपने आप को बिल्कुल ना भगाना। जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर ब्लॉक होते हो तो उस पर पॉज करो, टाइम स्पेंड करो, 15 मिनट लगाओ, सोचो उसको, क्योंकि जब एक बार वो खुद से हो गया ना तो फिर उसका कोई कंपैरिजन नहीं, फिर वो हमसे अगली बार गलत नहीं होता, फिर हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं नए क्वेश्चन को करने के लिए भी। चलो, जो आज भी करा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में अब इससे नेक्स्ट जोन में बात करनी शुरू करेंगे।